आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रेडियो सबरंग के सभी सुनने वालों को स्वाति चौहान का आप सबको मुबारक हो, क्योंकि भारत ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। सभी को बधाई। मगर याद रखिएगा, अब भी ढिलाई नहीं करनी है। त्योहारों का मौसम है, इसलिए थोड़ी दूरी का ध्यान रखिए और मास्क तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के प्रोग्राम में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच क्या है आयुर्वेद में इसका इलाज। डेंगू होने पे हमें ध्यान रखना है कि एक तो हम अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, दूसरा प्लेटलेट्स को अगर हमें स्टेबल रखना है तो इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, जैसे कि पपीता है, गिलोय है। माहवारी और शारीरिक साफ सफाई पर काम कर रहे एनजीओ को मिला फेसबुक का साथ, मगर शुरुआत कैसे हुई। One day this maid came to her place और उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी थी and suddenly ख्याति noticed a stain on her skirt। तो उसको पता चला कि वो लड़की तो पैड यूज नहीं करती है। करवा चौथ का त्योहार है इस हफ्ते, कैसे ध्यान रखें अपनी सेहत का। अब कुछ लोगों में शाम के टाइम जब पूजा होती है उसके बाद वो लोग कुछ खा सकते हैं, तो उस टाइम मैं अगेन बोलूंगी कि वो लोग चाय और कॉफी की तरफ भागते हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों को प्यास बहुत लगती है। और आज जानेंगे बच्चों में ड्रग्स की लत पर साइकोलॉजिस्ट की क्या है सलाह। आपके बच्चों के जो दोस्त हैं उनको आप ज़रूर से जानें, उनके माँ बाप को ज़रूर से जानें। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो बाहर में आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या है वो आपको कम पता चलेगा। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि आप हमें हमारी वेबसाइट radiosabrang.in के अलावा हर बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। साथ ही हम मौजूद हैं यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ अब इंस्टाग्राम पर भी। सर्च करिए रेडियो सबरंग और जुड़ जाइए हमसे। पिछले कुछ दिनों से हम आसपास डेंगू के मामलों की चर्चा सुन रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद के इलाकों में सरकार और प्रशासन की कोशिश है इस पर लगाम लग सके। गाजियाबाद की स्थिति जानने के लिए मैंने बात की यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर RK गुप्ता से। मैडम देखिए, जो कि इस बार संभावित था कि इस बार डेंगू के केसेस आएंगे, क्योंकि पानी की बरसात ज़्यादा हुई है। हम लोगों ने इसके लिए प्री मानसूनी तैयारियां शुरू कर दी थी, स्वास्थ्य विभाग ने और हमारे नगर निगम ने भी। तो हम लोग लगातार पहले से जो विभिन्न विभाग हैं जो संबंधित हैं, चाहे वो सफाई संबंधित हो, चाहे वो अवेयरनेस संबंधित हो, वो सबको इनको बता भी दिया था कि किसको क्या करना है। तो उसका असर ये हुआ। बाकी हॉस्पिटल की पहले से हम लोगों ने मीटिंग ले ली थी, तो हॉस्पिटल भी हमारे तैयार थे, या गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों। हमारा मकसद ये है कि जिस मोहल्ले से केस निकले वहाँ पे क्लस्टर न बन पाए। प्रशासन की तरफ से रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं? एक तो देखिए, पहला तो है कि हो ही ना उस एरिया में। तो पिछले 5-6 साल के जो भी एरिया ऐसे थे जहाँ पे पहले कभी केस निकलते रहे हैं, उन एरियाज पे हमने पहले से ही सर्वे और एंटी लार्वा की एक्टिविटी, घरों में लोगों को जागरूकता अभियान चलाना, जो लोग हैं वहाँ पे, जो हेल्थ टीमें थी हमारी नीचे लगी थी, उनको पहले से अलर्ट कर रखा था। वो लगातार भी फील्ड में काम कर रही थी। एक तो हमने उस मॉडल पे काम किया कि पहले से ही लोग अलर्ट हो जाएं। अगर केस आ गया तो फिर इसको इलाज देना है। तो इलाज के लिए अस्पताल में बेड की व्यवस्था, सप्लाई चेन की व्यवस्था, केस होने के बाद में वहाँ पे घर में किसी और है तो उसके पूरे घर की जांच करवा देना, समय रहते हुए उनको औषधियाँ दिलवा देना। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। गाजियाबाद में हॉस्पिटल्स की क्या तैयारी है? सारे अस्पतालों के लगातार बैठक भी कर रहे हैं। हम लोग प्री मानसून भी करी थी, बीच भी करी। कल भी हमने एक हॉस्पिटल के साथ बैठक करी है, हम फीडबैक ले रहे हैं। तो अब तो देखिए, टेम्परेचर कम होगा तो और धीरे धीरे केस कम होते चले जाएंगे। तो पीक था वो तो हम लगभग उस पीक से हम निकल के बाहर आ रहे हैं। आप पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक से एक्सपेक्ट ये करते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने घरों में पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दे। जो भी फैशन वाले प्लांट लगाए हुए हैं, गमले लगाए हुए हैं घरों के अंदर, छतों पे, घर के आगे नालियां हैं, थोड़ा उनको विजिलेंट होने की खुद जरूरत है कि उनको डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, डेंगू का मच्छर काट ना पाए। कपड़े भी फुल पहने और घर में लार्वा को पनपने ना दें। पर अगर कोई डेंगू का शिकार हो जाए तो अंग्रेजी दवाओं के अलावा आयुर्वेद में भी इसके उपचार के कई घरेलू तरीके भी हैं। इस बारे में मैंने बात की डॉक्टर पीयूष जुनेजा से। सिम्टम्स में इसमें तेज बुखार आना, सिर में दर्द होना, कई बार उल्टी भी आ सकती है, चक्कर आते हैं। एंड इमीडिएटली आजकल कोई भी बुखार है किसी भी तरीके का तो हम रिकमेंड कर रहे हैं कि टेस्ट कराया जाए। डेंगू का भी
एंड डेंगू में स्पेसिफिकली जो प्लेटलेट्स काउंट डाउन जाता है उसको विजिलेंस करना जरूरी है। 1 हफ्ते का इसका टाइमलाइन रहता है। तो जब भी बुखार आए तो इमीडिएटली चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं, किसी नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड इसमें वायरल बुखार समझ के इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि डेंगू में विद इन 2-3 डेज कई बार सिम्टम्स काफी सीवियर हो जाता है। और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी अभी हमने देखा कि कुछ डेथ भी हुई है। तो उस कंडीशन तक ना पहुंचे, इसके लिए तुरंत बुखार आते ही अपनी जांच करें। किसी भी अंग से कोई ब्लीडिंग हो रही है, नॉस्ट्रिल से या कहीं से भी, मुंह से, उसका जरूर ध्यान रखें कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। डेंगू होने पर खान पान में, डाइट में किस तरह की प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? डेंगू होने पे हमें ध्यान रखना है कि एक तो हम अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। दूसरा, प्लेटलेट्स को अगर हमें स्टेबल रखना है तो इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, जैसे कि पपीता है, गिलोय है, बकरी का दूध है, ऐसे कई चीजें हैं जिन पे प्लेटलेट को बढ़ाने की रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड की गई है। तो इनको डाइट में ज्यादा से ज्यादा लें। रेड चीजें जितनी आपके पास आसपास अवेलेबल है, चाहे वो गाजर है, बीटरूट है, अनार है, कुछ भी जो रेड है वो ले सकते हैं एज ए फ्रूट, एज ए जूस। प्रोटीन जैसे मैंने बताया इंटेक ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा हल्का खाना खाएं, बहुत ज्यादा तला हुआ मिर्च मसालेदार खाना, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। 3-4 दिन 5 दिन जब फीवर रहता है तो थोड़ा घर का ही खाने का सेवन करें, थोड़ा हल्का खाना खाएं, लेकिन क्वांटिटी अच्छी रखें और क्वालिटी इंप्रूव करें। डाइट की प्रोटीन जरूरी है, वो ध्यान रखें। तो इसको अगर ध्यान में रखते हुए चलेंगे, थोड़ा ठंडी चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से परहेज करें। तो आप सभी रखें अपना ख्याल और घरों में मच्छरों को बिल्कुल ना पनपने दें। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। पिछले दिनों फेसबुक ने कम्युनिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए भारत से 13 ग्रुप्स को चुना। इसके तहत लोगों के बीच काम करने वाले संगठनों को फेसबुक सपोर्ट करेगा। भारत से जो 13 ग्रुप्स चुने गए हैं उनमें से एक है पिंकिश फाउंडेशन। ये फाउंडेशन महिलाओं और टीनेजर्स को मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी और स्वच्छता के लिए शिक्षित और जागरूक करने पर काम करता है। मेरी साथी लोपामुद्रा दुबे ने बात की पिंकिश फाउंडेशन की को फाउंडर शालिनी गुप्ता से और पूछा कि ये संस्था कैसे शुरू हुई। पिंकिश की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है ख्याति गुप्ता से। सो ख्याति वाज 16 दैट टाइम। सो वन डे दिस मेड केम टू हर प्लेस और उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी थी। एंड सडनली ख्याति नोटिस्ड अ स्टेन ऑन हर स्कर्ट। तो व्हेन शी आस्क्ड दैट गर्ल कि बेटा तेरी स्कर्ट पर बच्चा स्टेन है, और तो उसको पता चला कि वो लड़की तो पैड यूज नहीं करती है। When she spoke to that girl, she came to know that this girl like recently came from Jharkhand, और वहां पर उसको कोई भी सैनिटरी पैड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और उसकी मदर जो उसको कपड़ा वपड़ा देती थी वो उसी से वो करती थी। तो फॉर अ यंग गर्ल ऑफ 16 years दिस इज वेरी शॉकिंग। So then she decided कि नहीं, we must do something on this subject. So this is how the idea of Pinkish was born. पिंकिश फाउंडेशन को फेसबुक कम्युनिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत फंडिंग के लिए चुना गया है। फेसबुक से इस तरह के सपोर्ट मिलने से आपके प्रोग्राम को काफ़ी मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारे देश में एनजीओस का एक लोग अच्छे उससे नहीं देखते कि अच्छा इस आप एनजीओ चलाते हो, ये तो मनी मिंटिंग वो होगा। बट ये है कि आप अगर एक मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये चैलेंजेस, ये हर्डल्स आते हैं। और मुझे खुशी है कि फेसबुक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, क्योंकि ये एक तरह से एस्टैब्लिश करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक जेन्युइन है, ट्रांसपेरेंट है। इस अमाउंट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग टाइम से वी वांटेड टू डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, जहां पर कि हम चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी रीच पहुंचे। कुछ हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए कि हम हर स्कूल में हमारी लेडीज पहुंचे, वहां की लड़कियों को एजुकेट कर पाए, वहां पर टीचर्स को हम एजुकेट कर पाए, राइट, रूरल एरियाज में हम जा पाए। तो ये सब करने के लिए यू नीड एक सपोर्ट आपको चाहिए। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस इन एस्टैब्लिशिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। पीरियड्स और उस दौरान के हाइजीन जैसे सब्जेक्ट्स पर आप लोग कब से काम कर रहे हैं? We started Pinkish Foundation in 1st May 2017 and it's been 4.5 years. इस दौरान हमने कोई 700 के करीब हम कैंप्स कर चुके हैं पैन इंडिया। We have been able to impact about 2 lakh girls, और करीब हम 20 lakhs के करीब सैनिटरी पैड्स जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कहाँ-कहाँ आपका फाउंडेशन काम कर रहा है और कितने लोग जुड़े हैं आपसे?
वी आर इन सिक्किम, वी आर इन असम, हम लोग उड़ीसा में हैं, हम लोग हैदराबाद में हैं, चेन्नई है, वी आर इन अहमदाबाद, वी आर इन इंदौर, भोपाल एंड मेरठ, सोनीपत, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा। सो इट इज स्प्रेड अक्रॉस। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहां पे हमारे साथ कोई 1,60,000 विमेन है जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कितने सीरियस दिखाई पड़ते हैं इस सब्जेक्ट पर? अगर एक घर में अगर एक औरत ये सोच ले कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली को इस टैबू सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है, मेरे घर में बात होनी है, मेरे हस्बैंड भी बात करेंगे, मेरा बच्चा भी बात करेगा, मेरा लड़का भी करेगा और मेरे फादर इन लॉ के साथ भी करेंगे, तो आई थिंक यही वो एक माइंडसेट है जो हम सबको मिलकर चेंज करना है। इसमें गवर्नमेंट तो जो अपना पार्ट कर रही है वो कर ही रही है, बट ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए कहा गया है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये वही कोशिश है और ऐसी ही कोशिश हमारा ये रेडियो सबरंग भी है। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम। हमें ईमेल करिए feedback@radiosabrang.in पर। और आज के हमारे मेहमान हैं एक के बाद एक पहाड़ों की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहे गाजियाबाद के माउंटेनियर सागर कसाना। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको डेड बॉडीज, किसी का सामान, किसी की कुछ देखने को मिलती हैं जो कि आपको अंदर से झकझोर देती है और आपको ये एहसास दिला देते हैं कि जैसे आप इस माउंटेन को क्लाइम करने के लिए आए हो, ये भी लोग उसी काम के लिए आए थे। रेडियो सबरंग, जीवन मंत्र। जब से बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी ड्रग्स के केस में हुई है, आसपास आपने भी युवाओं में ड्रग्स की आदत को लेकर डिस्कशन सुने होंगे। आर्यन खान मामला तो अभी कोर्ट में है और हम उस पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं कर रहे, मगर यह खबर सामने आने के बाद मेरी सहयोगी रमनी श्याम ने ड्रग्स का शिकार हो रहे युवाओं को लेकर बात की डॉक्टर वंदना प्रकाश से। डॉक्टर वंदना प्रकाश एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में बतौर सीनियर कंसल्टेंट काम कर रही हैं। एडोलेसेंट पीरियड इज़ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस टाइम हर बच्चा नई नई चीज़ों के लिए कोशिश करता है। तो घर में जैसे अगर पार्टी है तो पेरेंट्स को देखता है अल्कोहल पीते हुए, तो वो भी चाहता है देखने के लिए, ट्राई करने के लिए कि कैसा महसूस होता है या कैसा टेस्ट होता है। और चाहे सिगरेट है, सिगरेट तो जैसे फैशन के लिए भी बच्चे, बॉयज़ पर्टिकुलरली स्मोक करते हैं, ड्रग्स के लिए, और समटाइम्स इवन सेक्स ऑल्सो, एक्सपेरिमेंटेशन विद सेक्स भी देखा जाता है। और सेकंड कारण जो सबसे बड़ा होता है एडोलेसेंट पीरियड में, दैट इज़ द पीयर ग्रुप प्रेशर, जहाँ पे बच्चों के अपना ग्रुप में बच्चे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या एक्सपोज्ड हैं, तो ऐसे बच्चे उन ग्रुप में जो बिलोंग करते हैं उन पे भी बाकी दोस्तों का प्रेशर होता है कि तुम भी करो, नहीं तो हमारे ग्रुप में मत रहो। क्या एक बार ही ड्रग लेने से बच्चा ड्रग एडिक्ट बन जाता है? नहीं, एक बार में कभी बच्चा नहीं होता है, लेकिन अगर बार बार ड्रग्स ले तो एडिक्शन लग जाता है। किन्हीं ड्रग्स जल्दी में होता है, कोई ड्रग्स देर से एडिक्शन होता है। पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा कि उनका बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, और फिर उनका सपोर्ट कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए? ज़्यादातर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस हैं। बिहेवियरल चेंजेस मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, दोस्तबाजी बढ़ गई है, और डास पे सोना, और डास पे जगना, कभी भूख लगना, कभी ना भी भूख लगना, कभी ऐसे खा रहा है जैसे कि कभी खाना नहीं देखा होगा, या कभी बिल्कुल उल्टियाँ कर रहा है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें आप देखोगे कि बच्चे का प्यूपल जो होता है, आई का प्यूपल होता है, वो श्रिंक कर जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ड्रग्स ले रहा है। एक ड्रग्स में से एक पिक्यूलियर सी स्मेल आती है, अगर आपके बच्चे के पास स्मेल आने लगी है तो ये भी आपको बताएगा कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है। बिहेवियरल चेंजेस जो ज़्यादातर देखे गए हैं, जैसे बच्चा बहुत अग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाएगा, या पेरेंट्स को मारना पीटना शुरू करेगा, या सिबलिंग से झगड़ा करेगा, स्कूल नहीं जाना चाहेगा, या स्कूल की परफॉर्मेंस कम हो रही है। अगर ये सारे आप सिम्टम्स देख रहे हैं तो एक सस्पिशन ज़रूर जाता है कि ड्रग्स तो नहीं ले रहा है मेरा बच्चा। लेकिन बच्चों को शुरू से ही किस तरह से समझाया जाए, गाइड किया जाए कि वो ड्रग एडिक्शन से दूर रहें? एक तो देखिए, घर में अगर आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं बच्चों को ज़्यादा,
जैसे ईज़िली अवेलेबिलिटी होती है घर में, वो देख रहा है कि अल्कोहल बॉटल रखी है या फादर की सिगरेट्स रखी हैं, या इट इज़ ऑल राइट, मतलब कोई राइट एंड रॉन्ग का सेंस बच्चा नहीं समझता है, तो इट इज़ मच मोर ईज़िली पॉसिबल कि वो बच्चा लेगा। सेकेंडली, आपके बच्चों के जो दोस्त हैं उनको आप ज़रूर से जानें, उनके माँ बाप को ज़रूर से जानें। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो बाहर में आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या है वो आपको कम पता चलेगा, थ्रू फ्रेंड्स भी पता चलता है। थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आपके घर में माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो भी बाहर कुछ भी करे लेकिन आपको घर में आके बता दें। अगर हर बार आप रिएक्ट करते हैं बाय एंगर, हर चीज़ पे आप गुस्सा दिखाते हैं या मार देते हैं बच्चे को या भाषण देते हैं उसको बच्चे को, तो 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, चौथी बार आपको नहीं बताएगा। उस टाइम जब बच्चा बता रहा है तो रिएक्ट मत करिए, उसकी बात पूरी सुनिए। तो इस तरह से जब बच्चे को कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपने माँ बाप को सब कुछ बता सकते हैं, तो आप एक इमोशनल सपोर्ट भी बन जाएंगे अपने बच्चे के लिए। ड्रग एडिक्शन ट्रीटेबल है? हाँ, दिस इज़ ट्रीटेबल, लेकिन जितनी जल्दी पता लग जाए और ट्रीटमेंट हो जाए उतना ही फ़ायदे वाला होता है। जितना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का हो जाता है उतना ही लंबा इलाज भी चलता है और रिलैप्सेस होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके भी हैं बच्चों से या उनकी आदतों से जुड़े कुछ सवाल तो हमें बताइए, हम वो सवाल रखेंगे स्पेशलिस्ट के सामने। आप हमें सवाल मेल कर सकते हैं feedback@radiosabrang.in पर। दुल्हन जैसी तैयार महिलाएं, सामने पूजा की थाली और चांद के दीदार का इंतज़ार। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। इस हफ्ते है करवा चौथ और इस मौके पर दिन भर व्रत कर रही औरतों को व्रत से पहले या बाद में किस तरह का खान पान रखना चाहिए, इसी पर बात की मेरी साथी निमिषा माथुर ने न्यूट्रिशनिस्ट प्रीति चौधरी से। सबसे पहले तो जैसे करवा चौथ का जो फास्ट होता है, इसमें हम लोगों को ना मीठे से थोड़ा सा अपने आप को परहेज करके चलना होता है। करवा चौथ की वो मेहंदी वाली नाइट जो एक दिन पहले होती है, उसमें हम लोग खूब जम के खाते हैं। सुबह के टाइम जिन लोगों में सरगी होता है, सरगी में वो लोग बहुत अच्छे से सारे मतलब कहते हैं ना फेनी और मठरी ये सब खाते हैं। तो सुबह सुबह हमारे अपने दिन की शुरुआत कभी अगर हम लोग फ्राइड फूड से करेंगे तो दिन भर हमें थकान भी लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उससे हमें नींद नींद सी आती रहती है। हम लोगों को लगता है कि जो नींद आ रही है उसकी वजह से हमारा बीपी लो हो रहा है, हमें थकान हो रही है, बट नहीं, जो हमने सुबह गलत खाया उसकी वजह से वो हमें पूरे दिन होता है। तो हमें जो बेसिकली करना चाहिए कि हमें जो रात में है, एक दिन पहले रात में हल्दी वाला दूध पी के जरूर सोना चाहिए। कोशिश पूरा करें कि पानी अच्छे से भी पिए और कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इश्यू हो। हल्का खाना खाएं, लाइक दाल चावल खा सकते हो, दाल रोटी खा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ऑप्शन लेना है, बट बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जो लोग सुबह सरगी करते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो लोग सरगी करते हैं, सुबह के टाइम 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। अपने दिन की शुरुआत हमें नारियल पानी पीकर करनी है। नारियल पानी पीजिए, उसके बाद आपको 2 खजूर खाने हैं। उसके बाद आप अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइक आलमंड्स ले लिया आपने, वॉलनट ले लिया सोखा हुआ, मखाना ले लिया आपने, या आप दूध ले सकते हैं साथ में। इनके साथ में आप 1 ग्लास दूध ले सकते हैं, जिससे कि आप पूरा दिन हेल्दी फील करोगे। एंड हाँ, जैसे कि आपको लग रहा है कि अब इसके बाद फास्ट शुरू हो जाएगा, उससे पहले पानी अच्छे से पीजिए, मगर गर्म पानी। उसको आप 2 ग्लास 3 ग्लास उतना पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से हम लोगों को सहन शक्ति आती है, मतलब लाइक कि हम किसी भी चीज को बर्दाश्त कर पाए, वो सब चीजें हमारी टॉलरेंस, हमारी बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है। अब कुछ लोगों में शाम के टाइम जब पूजा होती है उसके बाद वो लोग कुछ खा सकते हैं, तो उस टाइम मैं अगेन बोलूंगी कि वो लोग चाय और कॉफी की तरफ भागते हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों को प्यास बहुत लगती है। तो उससे अच्छा है या तो 1 ग्लास दूध लें या फिर नारियल पानी और खजूर खा सकते हैं। फास्ट खोलते वक्त खान पान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हमें रात का फास्ट खोलना है, जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं, पूरा दिन से जब चांद देख के खाना खाना है, उन लोगों के लिए भी सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले पानी पियेंगे। उसके बाद जब आपके हस्बैंड अगर मीठा खिलाते हैं तो मीठा जरूरी नहीं है कि हमें पूरा पीस ही खाना है या मीठे से ही पेट भर लेना है। एक छोटा सा बाइट लेके हम उसको अपना व्रत को अपना ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम अपना फ्राइड फूड की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। जिनके यहाँ पक्का खाना बनते हैं तो पूरी आप कोशिश करें कि 2 ही खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं, ज्यादा भारी खाना ना बनाएं। देखो, रिचुअल्स हम लोगों के बने हैं
क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग मेहनत बहुत करते थे, तो वो खाना डाइजेस्ट भी हो जाता था, तो हम लोग पूरी, कचौड़ी सब खा सकते थे। बट आज की डेट में रिचुअल्स वही चल रहे हैं, वही पूरी, कचौड़ी सब चल रहा है, मगर मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बैठे रहने वाले हैं। तो इसलिए पहले पानी अच्छे से पीजिए, सलाद खाइए, सब्जी अच्छे से खाइए, पूरी खानी है तो 2, वरना जिन लोगों के यहाँ दाल-चावल टाइप बनता है, तो वो दाल-चावल खा के अपना आराम से रात में सोने से पहले अगेन 2 से 3 ग्लास पानी और उसमें 1 ग्लास नींबू पानी का ज़रूर रखना है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा, हम लोगों को थकान नहीं होगी, फ्लैटुलेंस नहीं होगा हमारी बॉडी में, जो हमको ब्लोटिंग इश्यू लगता है, वो नहीं होगा। खाना खाने के बाद सौंफ और इलायची, वो ज़रूर खाना है। अगले दिन सुबह जब खाएं तो किन बातों का ध्यान रखें? नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन नींबू पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करनी है। और ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करना, बट ये भी नहीं कि कल रात बहुत हेवी खा लिया तो छोड़ देते हैं, नहीं, आप ऐसे कुछ भी दलिया ले सकते हैं, या फिर अगले दिन मॉर्निंग में आप कुछ भी हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे सूजी का उपमा बना लिया या उत्तपम बना लिया, बेसन का चीला बना लिया। दिन के खाने में आप खिचड़ी खा सकते हैं और रात के खाने में दाल रोटी। वर्कआउट ज़रूर करना है, जो भी लोगों को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेवी हो रहा है, वर्कआउट ज़रूर करें और हर मील के बाद आधे घंटे के बाद 1 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पिएं। उससे आपके करवा चौथ का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। प्रेग्नेंट फीमेल्स किस तरह से खान पान का ध्यान रखें? हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ उनको पूरे दिन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो नहीं खा सकते, बट फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। कोई प्री डायबिटिक है तो उनको भी ये ध्यान में रखना है कि हम अगर पूरे दिन भर भूखे रहेंगे तो उनके ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन हो जाएंगे। हर 2 से 3 घंटे के बाद कोई फ्रूट वगैरह ज़रूर लीजिए। कोई भी चीज़ आपकी हेल्थ से बढ़कर नहीं होती है। आपके पति की लंबी आयु भी तभी अच्छी रहेगी जब आपका साथ उसमें होगा। तो इसीलिए जो लोग बीमार हैं वो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी मेडिसिन अगर आपकी है जो आपको खानी है, सुबह सर्गी के बाद वो मेडिसिन का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। रेडियो सबरंग आज के मेहमान। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता लोगों को लगातार अपने काम में डटे रहने को मोटिवेट करती है। इसी तरह लगातार डटे हुए पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचने में सफलता पाने वाले सागर कसाना हैं हमारे आज के मेहमान। गाजियाबाद के ही रहने वाले सागर एक सामाजिक संदेश के साथ पहाड़ों की चोटियों पर झंडे गाड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब तक वो किन किन चोटियों को फतेह कर चुके हैं। मैम, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 2016 में हुई थी, और मेरी जो सबसे पहली जो माउंटेन थी वो मैंने हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट किया था। एंड हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करके फिर मैं लेह लद्दाख गया। एक माउंट स्टोक कांगरी है लेह लद्दाख के अंदर, सो मोर देन 20,000 फीट की माउंटेन है, उसको सबसे पहले मैंने क्लाइम किया था। देन मैं अरुणाचल प्रदेश गया, एक वर्जिन पीक थी, सो मैंने उसको क्लाइम किया। देन माउंट एल्ब्रुस किया मैम, रशिया में है वो, एंड यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, उसको क्लाइम करके देन माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, एंड देन 2019 में माउंट एवरेस्ट। अभी हाल ही में आपने माउंट कांगयात्से की चोटी पर तिरंगा फहराया, उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये जो जर्नी रही है मैम, ऑब्वियसली लद्दाख की जब बात आती है तो एल्टीट्यूड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड जब हम लोग एक्सपीडिशन पे जा रहे थे तो पहले दिन से मुझे एक्लेमेटाइजेशन का टाइम नहीं मिला था, और एक्लेमेटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। तो जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरा तो नेक्स्ट डे से ही हमारा एक्सपीडिशन स्टार्ट हो गया था, जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। और जैसे ही हम लोग जितना जैसे जैसे हाइट रीच कर रहे थे तो मेरी तबीयत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। रीज़न होता क्या है कि हम लोग ऐसे एल्टीट्यूड पर रहते हैं जहाँ पर कोई मतलब खास इसका प्रभाव हम लोगों पे नहीं पड़ता। तो जब मैं गया तो मुझे बहुत सारी वोमिट एंड मेरी फीवर हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं और किसी विजन के साथ, आप जब दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी काम को करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो सक्सेसफुल होता है। सो मुझे लगता है कि यही जो मेरा दृढ़ संकल्प और ब्लेसिंग रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी हेल्थ को रिकवर करने के बाद मैं सक्सेसफुली उस माउंटेन पे जा पाया और सक्सेसफुली क्लाइम कर पाया।
गाजियाबाद का एक लड़का, उसे माउंटेनियरिंग का शौक कैसे लगा? मैम, बचपन से ही कुछ ऐसा ही रहा है कि स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म हूँ मैं। और बचपन से जैसे सब बच्चे सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं दूसरे फील्ड में जाऊंगा, तो मेरा भी एक विजन था कि कुछ ऐसा करना है जो कि लीग से हटके हो। जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो मैं डिस्कवरी चैनल का बहुत बड़ा फैन था, एंड उसमें एक स्पेशल शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। तो मैं उस शो से बहुत इंस्पायर्ड था, एंड उसे देख देख कर उसको फॉलो कर करके मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज मैं यहाँ पर हूँ। माउंट एवरेस्ट सबसे अहम उपलब्धि मानी जाती है, आपकी वो यात्रा कैसी रही थी? जब भी अगर हम एडवेंचर की अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट एक ड्रीम पीक है, एंड हर पर्वतारोही का, हर माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है कि उस माउंटेन के टॉप पर जाकर अपने देश का फ्लैग को हम लहराएं। ये जो एक्सपीडिशन था मैं आपको बताऊं 62 डेज का था। इस यात्रा को कोई रोमांचक अनुभव जो आपको आज दिन तक याद हो? हम लोगों की 5 मेंबर्स की टीम थी, एंड सारे में इंडियन अकेला था, और बाकी के जो क्लाइंबर्स थे वो विदेशी थे, जिसमें से बल्गेरिया के भी थे, कुछ रशियन भी थे, और कुछ एक जो हमारा फ्रेंड था वो अजरबैजान का था। इस एक्सपीडिशन के दौरान हम लोग जब काठमांडू से निकले अपनी यात्रा के लिए, तो हम लोग जब बेस कैंप पहुंचे, तो मैम बेस कैंप से जो असली चैलेंज होता है, बेस कैंप जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है वो 18,000 फीट पर है, और जो रियल चैलेंज होता है वहीं से स्टार्ट होता है। और बेस कैंप के बाद आप देखिए कि 5 कैंप लगते हैं बीच में माउंट एवरेस्ट के समिट पॉइंट पर जाने के लिए। एंड उस यात्रा, जो बेस कैंप से जो समिट पॉइंट की जो यात्रा थी वो बहुत मुश्किल थी। सबसे पहले जो चैलेंज के रूप में जो चीजें आपके सामने आती हैं वो डेड बॉडीज हैं, जो कि हमसे पहले जो क्लाइंबर्स थे जिन्होंने ट्राई किया माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए, आपको जगह जगह, आपको जब आप कदम से कदम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको डेड बॉडीज, किसी का सामान, किसी की कुछ, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आपको अंदर से झकझोर देती है, और आपको ये एहसास दिला देते हैं कि आप ये भी आपकी तरह ही वही लोग हैं, जैसे आप इस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए आए हो, अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रयास कर रहे हो, ये भी लोग उसी काम के लिए आए थे, और आज नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट ये रहा है मैम, जो हमारा एक फ्रेंड है, उसका नाम इवान टॉम था। सो हम लोग जब अपने एवरेस्ट की जर्नी पर जा रहे थे, कैंप 4 में जा रहे थे, जिसकी हाइट 26,000 फीट है, उनकी वहाँ डेथ हो गई थी लंग्स एडीमा की वजह से। जब डेथ हुई थी उससे 1 वीक पहले ही उसका बर्थडे था, हम लोगों ने साथ ही बेस कैंप में सेलिब्रेट किया था उसके साथ। एंड उनकी डेथ से पहले लगभग हम लोगों ने 30 से 35 दिन एक दूसरे के साथ टेंट शेयर किया, एक दूसरे की फैमिली फोटोग्राफ शेयर किए, देखे, बहुत सारी जो एक यादें थी और एक बहुत सारी जो अनुभव थे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड होता क्या है मैम, जब किसी एक्सपीडिशन या किसी अभियान पे आप होते हैं, सो जहाँ लोगों की कमी है, जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ सिविलाइजेशन नहीं है, वहाँ बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक परिवार सा लगने लगता है। तो जब एक परिवार का हिस्सा जब आपसे दूर हो जाए और आप इस तरीके से आपकी उसकी डेथ हो जाए, तो मुझे लगता है कि मैं मुझसे बड़ा मेंटली चैलेंज कुछ हो ही नहीं सकता। सागर, जैसे जैसे आप बता रहे हैं मेरे दिमाग में वो तस्वीर बनती जा रही है। जब आपने वो डेड बॉडीज़ और सामान देखा तो हिम्मत कहाँ से लाए कि जो भी हो मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है? मैम, हिम्मत यही है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में रात दिन सोचते हैं, किसी चीज के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके सामने फीकी पड़ जाती है। मैम, आप विश्वास कीजिए, जब मैं जा रहा था एक्सपीडिशन के दौरान, अपने जैसे मैं यात्रा आगे बढ़ा रहा था, तो ऊपर से डेड बॉडीज आ रही थी। आपको बिलीव नहीं होगा जानकर कि मैम 11 इंडियन पीपल्स की डेथ हुई थी 2019 में, जिनकी डेड बॉडीज मेरी आंखों के सामने आ रही थी रेस्क्यू होकर, और उनका हेलीकॉप्टर से बेस कैंप से रेस्क्यू हो रहा था। तो ऐसी चीजें जब आप देख लेते हैं तो मैम अंदर से मुझे लगता है कि इतना, या तो आप मजबूत हो जाते हैं या फिर आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, जिसमें आपकी हिम्मत जवाब दी जाती है। मेंटली तो टॉर्चर था, फिजिकली भी टॉर्चर था, लेकिन मैं उसके बाद भी अपने आप को स्ट्रांग रख पाया, पॉजिटिव रख पाया, और सबसे बड़ी बात, जिस मिशन को लेकर मैं आया था, जिस दृढ़ संकल्प को लेकर मैं आया था, उस चीज को मैं पूरा कर पाया। आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई सागर। कैसी तैयारी करनी होती है इस तरह की जर्नी के लिए?
मैम बहुत सारा देखिए, माउंटेनिंग फील्ड ये ऐसा स्पोर्ट्स है मैम जिसमें एक्सट्रीम लेवल का फिटनेस आपको चाहिए। आपके लंग्स, आपकी हार्ट, आपके सब आपके अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, और जब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन में आप चलेंगे, वो भी 25 से 30 केजी का रक्सक लेकर, जिसके अंदर आपके ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स, आपके इक्विपमेंट्स, पर्सनल इक्विपमेंट, क्लोथिंग, आपके आईसैक्स, क्रैम्पॉन्स, शूज, जिसके वेट एक शूज का वेट जो है 2.5 केजी रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो आपके स्लीपिंग बैग, आपके खाने पीने का सामान जो आप प्लानिंग के साथ ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैम बड़ा टफ रहता है, और उसके लिए बहुत टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जिसमें मैं करता भी हूँ। आपके घर वालों का रिएक्शन क्या रहता है जब आप ऐसे किसी एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको, जब मैं इस फील्ड में जा रहा था तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मैं अपनी जिद से किया था, लेकिन जिद के आगे झुकना पड़ा घर वालों को। लेकिन जब ये तो मैंने ठान ही लिया था कि अगर मैं जिद कर रहा हूँ जिस चीज की, इसमें मैं डेफिनेटली अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने हर उन लोगों को जिनका सपोर्ट आज नहीं मिल रहा, उनको एक दिन ऐसा प्राउड फील कराऊंगा कि वो मुझे सपोर्ट करने लगेंगे। एंड वो हकीकत में हुआ भी। आगे की प्लानिंग क्या है? मैम, एक विजन है मेरा 7 समिट का। 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की, उनको मुझे फतेह करना है और अपने देश का झंडा फहराना है, जिसमें से मैं 3 को फतेह कर चुका हूँ। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक और एशिया की भी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, और यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस जो कि रशिया के अंदर है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो, जिसको मैं फतेह कर चुका हूँ 2018 में। और मैम अभी मेरे बाकी के 4 एक्सपीडिशन बचे हुए हैं, जिसमें से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अलास्का एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ये मेरे विजन है मैम, उनकी मैं हाईएस्ट माउंटेन्स को क्लाइम करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। मे बी साउथ अमेरिका का अगर मुझे वीजा मिल जाता तो मैम मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर आपको ये सूचना मिलेगी कि मैं उस एक्सपीडिशन पे जाऊंगा। सागर, आपको रेडियो सबरंग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। ये थे सागर कसाना, जो गाजियाबाद का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने जज्बे से दे रहे हैं स्वच्छता का संदेश। हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि रेडियो सबरंग भी स्वच्छ भारत अभियान का पार्टनर है। अगर आप भी हमारे रेडियो सबरंग से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल करिए feedback@radiosabrang.in पर। साथ ही इस मेल आईडी पर आप ये भी बता सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम में और क्या सुनना चाहते हैं। आपकी राय का हमें रहता है इंतज़ार। इस वीक के प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर त्योहारों के मौसम में आप समझदारी से कीजिए एंजॉय। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। इन सब के बीच लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जयराम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।